हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केबीएस टीजीटी पीजीटी इंटरव्यू सीरीज में डेमो क्लास नंबर 2 के ऊपर, जो कि कहानी पर केंद्रित होगा। इसके पहले हमने कविता को आधार बनाते हुए एक डेमो क्लास प्रस्तुत किया था, आप लोगों ने उसे देख लिया होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने उस वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स किया था कि डेमो क्लास वाइट बोर्ड के सामने अगर प्रस्तुत किया जाता तो उनको एक आइडिया मिलता। तो ये बात सही है कि आप सभी को आइडिया ज़रूर मिलेगा, लेकिन हमने इंटरव्यू सीरीज में ही एक वीडियो में आप लोगों को एक मंत्र दिया था कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए आप अपने नज़दीकी कॉलेज स्कूल में जाकर कुछ समय तक पढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आपकी फैमिली बड़ी हो तो वहाँ के बच्चों को जुटाकर आप किसी भी टॉपिक पर पढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया भी मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब तक किसी की हम वीडियो देखते हैं तब तक मोटिवेट होते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वीडियो ख़त्म होती है मोटिवेशन भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो खुद प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं कहानी पर आऊँ उससे पहले 2-3 चीज़ें और हैं जिससे कि मैं बताना चाहता था। यदि मान लीजिए आप इंटरव्यू कक्ष में बैठे हुए हैं, एक मैं चित्र बना देता हूँ जिससे कि हमें थोड़ा सा इंटरव्यू कक्ष का भी माहौल यहाँ पर लगे। ठीक है, मान लीजिए एंट्री आपने कर लिया है, बोर्ड के सदस्य सामने बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, और आपकी जो चेयर है यहाँ पर लगी हुई है, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और सामने ही आपका वाइट बोर्ड भी लगा है जिसमें कि आपको हो सकता है कि मौका मिले पढ़ाने के लिए। तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर दृश्य हो सकता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि कोई आपको पढ़ाने के लिए बोले तो आपको कैसे वाइट बोर्ड तक जाना है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में बताया हुआ था कि आप जब इंटरव्यू कक्ष में जाते हैं तो बैठने का इंतज़ार करते हैं और बैठेंगे अपने दोनों हथेलियों को थाई पर रख के, ठीक है, और फिर बातें शुरू होंगी, आप अपनी बातों को बताएंगे, जो भी प्रश्नोत्तर होगा उसका आप सामना करेंगे। लेकिन बीच में अगर बोर्ड के किसी मेंबर ने कहा कि आप चलकर पढ़ाइए, तो आप जाएंगे, धीरे से उठेंगे, अपने कुर्सी को थोड़ा सा आगे करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था उसमें कि आप कुर्सी को 2 कदम पीछे करके बैठेंगे। यहाँ पर 2 कदम क्या मतलब थोड़ा सा पीछे करके बैठेंगे आराम से। इसलिए जब उठेंगे पढ़ाने के लिए तो उसको थोड़ा सा आगे करके और पीछे से यहाँ तक पहुँचेंगे। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए आप दाएं हाथ से लिखते हैं तो किधर खड़े होंगे, क्योंकि विद्यार्थियों के मन में बड़ा सवाल उठने लगता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे आपके मन में सवाल उठ रहा है वैसे ही आप जब इंटरव्यू कक्ष में जाते हैं तो वहाँ पर सदस्यों के मन में सवाल उठने लगता है। तो धीरे धीरे आप सभी को भी अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ से सवाल बन सकता है। तो मान लीजिए आपको पढ़ाने का यहाँ पर मौका मिल रहा है, आप दाएं हाथ से लिखते हैं तो कैसे पढ़ाएंगे। जब दाएं हाथ से लिखते हैं तो आप इस साइड से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर खड़ा होकर लिखेंगे। अपने बाएं साइड में खड़ा होकर दाएं हाथ से लिखेंगे, क्योंकि देवनागरी लिपि आप लिखते हैं तो वो बाएं से दाएं तरफ जाते हैं आप, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, जितने भी विद्यार्थी दाहिने हाथ से लिखते हैं वो अपने बाएं साइड से जाकर लिखना शुरू करेंगे और धीरे धीरे दाहिने साइड में बढ़ेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी बाएं हाथ से लिखता है, क्योंकि अलग अलग तरीके से इन्हीं दोनों हाथों से लिखा जाता है, अगर आप बाएं हाथ से लिखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको इस साइड आना पड़ेगा और यहाँ से अपनी बातों को बताना होगा, क्योंकि स्पेस इस टाइप से आप लिखेंगे। कई बार सवाल उठने लगता है, दाहिने हाथ से अमूमन बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन जो बाएं हाथ से लिखता है उसको थोड़ा सा यूनिक माना जाता है और उसे सब्यसाची भी कहा जाता है। मुझे याद है कि एक हमारे सीनियर इंटरव्यू देने गए थे, वो बाएं हाथ से लिख रहे थे, तो एक सदस्य ने पूछा
कि बाएं हाथ से काम करने वाले को वाक्य के लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है। तो उन्होंने बताया कि सब्यसाची। और ऐसा कहा जाता है कि जो अर्जुन थे वो भी बाएं हाथ से ही ज़्यादातर काम करते थे, उनको भी सब्यसाची कहा जाता है। तो ये अर्थ है, अगर कोई बाएं हाथ से लिख रहा है तो इसको ज़रूर ध्यान में रखें। तो ये तो थोड़ी सी सावधानियाँ थी और इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कहाँ है। ठीक है, बाकी आपके पढ़ाने का जो हाव भाव है, जो भाषा शैली है, जो अभिव्यक्ति शैली है, वो तो इम्पॉर्टेंट रखेगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को ज़रूर आप ध्यान में रखिए और अपने दिमाग में ये रखिए कि जो भी मेंबर्स हैं उनसे आई कांटेक्ट बना कर रखना है। कोई सवाल पूछ रहा है तो उसके सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि सवाल पूछते समय बीच में और भी लोग सवाल पूछ देते हैं, तो उनके भी सवाल को मन में रखिए। ये नहीं कि अभी जो पहला पूछ रहा है उसका पूरा उत्तर न बताकर दूसरे का बताना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करना है, पहले का उत्तर ख़त्म कर लेना है, प्रश्न का उत्तर, इसके बाद दूसरे का भी अपने दिमाग में रखना है। इसके बाद बताना है कि सर आपने जो पूछा था उसका आंसर ये है, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो बस ये आपको बताना है कि मेरी नज़र सब पे है। ऐसा नहीं है कि मैं केवल एक ही सदस्य के बारे में ज़्यादा उसी को ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि दाएं और बाएं का भी आप ध्यान में रख लिए होंगे। बाकी बात करते हैं कहानी के ऊपर। कहानी का आमतौर पर पाठ नहीं किया जाता है। आप देखेंगे कि कविता पाठ होता है, इसके लिए मंच भी बनाए जाते हैं, सब कुछ बनाए जाते हैं, लेकिन कहानी को अक्सर लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसको एकांत रूम में बैठकर पढ़ते हैं। सबसे पहले काशीनाथ सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मशहूर कहानीकार। उनके द्वारा मुझे कहानी पाठ सुनने का अवसर मिला और उन्होंने एक सेमिनार में कहा था, JNU में सेमिनार हुआ था, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि कविता पाठ की तरह ही कहानी पाठ भी की जा सकती है, और उन्होंने अपनी एक कहानी का पाठ भी किया था। ठीक है, इंटरव्यू में भी अगर आप कहानी पर अपना डेमो क्लास तैयार करना चाहते हैं या फिर वहाँ पर प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसको कैसे करें, तो कोई एक खास कहानी तैयार कर लीजिए। डेमो क्लास का विषय तैयार करते समय एक चीज़ और ध्यान में आप सभी को रखना है कि कोई चर्चित विषय को ही ध्यान में रखिए। ठीक है, कोई ऐसा विषय मत उठाइए जिस पर कि बहुत कम जानकारी हो सदस्यों को, इसलिए चर्चित विषय को उठाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी भी एंगल से आप बताएंगे तो भी अपनी बात बोर्ड तक पहुंचा पाएंगे। अगर कोई क्षेत्रीय या फिर कम चर्चित विषय को उठाएंगे तो उस पर सवाल भी बनेंगे, और अगर आप जवाब भी देते हैं तो बहुत संतोषजनक जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। इसलिए विषय उठाइए बहुत चर्चित। जैसा कि मैं आज सोचा था कि नमक का दारोगा कहानी पर मैं आप सभी से बातचीत करूंगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि वहाँ पर जाइए तो डस्टर और मार्कर तो रहेगा ही, बाएं हाथ में डस्टर को रखिए। ठीक है, और बाएं हाथ से मिटाना शुरू करिए। ये भी एक तरीके से वहाँ पर चेक किया जाता है। हालांकि आप मशीन बनने की कोशिश मत करिए, नॉर्मली कई बार जो स्वभाव होता है उसी हिसाब से हम अपना व्यवहार भी यहाँ पर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बाएं हाथ से मिटाइए। यहाँ पर लिखते हैं हम नमक का दारोगा। ठीक है, नमक का दारोगा मैंने कहानी लिया क्योंकि कविता पढ़ाते समय मैंने आप सभी को अकाल और उसके बाद कविता को पढ़ाया था, तो बहुत सारे विद्यार्थी कहने लगे कि NCERT में नहीं है, NCERT का कोई विषय उठाइए। देखिए, मैंने आप सभी के हर कमेंट्स को ध्यान में रखा है और कोशिश की है कि आपके मन में कम से कम दुविधा और द्वंद्व रहे, इसीलिए आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने नमक का दारोगा कहानी दोबारा पढ़ा, उसको सोचा समझा कि इस पर कैसे प्रस्तुति की जा सकती है। तो यहाँ पर भी कविता के ही पैटर्न को अपनाना है। पहले तो आपको लेखक के बारे में संक्षिप्त रूप में तैयारी करनी है। ठीक है, कि लेखक का साहित्यिक अवदान जो रहा है उसी को बताना है। ठीक है ना। इसके बाद जो कहानी है इसके बारे में बात करना है। वैसे जब हम कहानी का मूल्यांकन करते हैं तो इसके कुल 6 तत्व हैं।
कथानक है, संवाद योजना, पात्र योजना, भाषा शैली, देश काल वातावरण और उद्देश्य। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम मूल्यांकन अक्सर करते हैं, तो इसको भी आपको अपने ध्यान में रखना है। और देखिए, बहुत ज़्यादा आपको वाइट बोर्ड पर लिखने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए ज़्यादातर आप कोशिश करेंगे कि बोलकर ही सदस्यों को संतुष्ट करें। ठीक है, मेन चीज़ आप लिख सकते हैं, जैसे शीर्षक को लिख सकते हैं कि आज मैं डेमो क्लास में नमक का दारोगा कहानी पर बातचीत करना चाहता हूँ या फिर अपनी प्रस्तुति दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं। आपको मौखिक रूप से ही लेखक के बारे में तैयार करके जाना है, हालांकि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप तैयार करके जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रेमचंद के बारे में बताना होगा। प्रेमचंद का साहित्यिक अवदान क्या रहा है, तो आप कह सकते हैं कि प्रेमचंद का जो कथा साहित्य है वो वैविध्यपूर्ण है। प्रेमचंद ने उपन्यास और कहानियाँ लिखी। उपन्यासों में लगभग 13 उपन्यास और 300 कहानियाँ इन्होंने लिखा है, इसीलिए इनको कथा सम्राट कहा जाता है। इनके कथा साहित्य में वैविध्य है। इन्होंने अलग अलग विषयों पर कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, जिसमें कि हम नमक का दारोगा कहानी पर बात करेंगे। प्रेमचंद का एक और अवदान है कि जब ये कहानियाँ लिखना शुरू किए थे तो उस समय कहानियाँ आदर्शवादी लिखी जा रही थीं। बाद में प्रेमचंद ने एक शब्द गढ़ा जिसका नाम है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, फिर यथार्थवादी। तो प्रेमचंद के कथा साहित्य में भी ये तीनों प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं, आदर्शवाद, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद और यथार्थवाद। ठीक है, तो नमक का दारोगा जो कहानी है, इसका प्रकाशन वर्ष आप बताएंगे कि सन 1914 में पहला इसका प्रकाशन हुआ था, और ये एक तरीके से आप देख रहे हैं कि आज़ादी के पहले की कहानी है। नमक का दारोगा, प्रेमचंद ने इस कहानी को क्यों चुना? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें दारोगा शब्द लगा हुआ है। जैसे वर्तमान समय में दारोगा का जो भी महत्व है प्रशासनिक तौर पर या फिर समाज में एक तरीके से प्रभावशाली व्यक्तित्व माना जाता है, क्योंकि ये जो कहानी है केवल 1914 के आसपास की ही परिस्थिति को नहीं बतलाती है, बल्कि वर्तमान समय में भी आप देखते हैं कि जो भी समाज है वो प्रभावशाली नौकरी में विश्वास रखता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा इज्जत हो, जिसमें कि पावर हो। ठीक है, और इसके अतिरिक्त ऊपरी आमदनी भी हो, क्योंकि जिस विषय के इंटरव्यू की आप सभी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके आसपास मिलेंगे जो ये मानते हैं कि अगर आप टीचर बन गए तो कई बार वो पूछते हैं कि क्या यूपीएससी की तैयारी नहीं की है, यूपीपीएससीएस की तैयारी नहीं की है, बीपीएससी की तैयारी नहीं की, एक बार तैयारी करनी चाहिए थी। क्योंकि जो ये टीचर की नौकरी है, शिक्षक की नौकरी है, इसमें पावर नहीं है, इसमें मसल पावर नहीं है, बल्कि इसमें मोरल पावर है। पावर है, लेकिन ऐसा पावर है जो कि आपको नैतिक बना सकता है, आपको एक अच्छा इंसान इसके माध्यम से बनाया जा सकता है। लेकिन सोसाइटी तो उसी को मानती है जो कि मसल पावर में शक्तिशाली दिखाई पड़ता है। तो वो भी ज़माना था कि नमक का दारोगा का जो प्रमुख पात्र हैं, आप पात्रों के बारे में भी आप बात करेंगे कि इसमें वंशीधर। ठीक है, मैं इसलिए वक्त ले रहा हूँ क्योंकि मैं डेमो क्लास तो प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कैसे प्रस्तुत करना है। ठीक है ना, तो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे। वंशीधर, अलोपीदीन, ठीक है, इन पात्रों का जरूर आप नाम ध्यान में रखिए। बदलू सिंह पात्र है। ठीक है, इसके बाद वंशीधर के पिताजी हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। वंशीधर भी बहुत सामान्य परिवार से उठकर दारोगा की परीक्षा को निकालते हैं, और जैसे इनका चयन होता है, इनके पिताजी तमाम चीज़ें इनको बताते हैं। शुरुआत में ही जब आप कहानी पढ़ेंगे तो उस कहानी में पिताजी से ही संवाद योजना आप बता सकते हैं। उनके पिताजी का मानना ये था कि जो लड़कियां हैं ये घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, वेतन पूर्णमासी का चाँद होता है। ठीक है, इसके बाद उनके कुछ और कथन है कि नौकरी में वहदे की
वो ध्यान मत देना, ठीक है, यह तो पीर का मज़ार है। इसके बाद उनके और कथन है कि निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ उनके वाक्य हैं जिनको कि आप चाहें तो अपने प्रेजेंटेशन में प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको कहानी एक से अधिक बार पढ़ना पड़ेगा तो ज़्यादा क्लियरिटी होगी, ठीक है ना। मुख्य पात्रों को आप ध्यान में रखिए। वंशीधर जो कि दारोगा हैं, उस समय भी वंशीधर के पिता का मानना था कि नौकरी मिल गई है और नौकरी ऐसी होनी चाहिए कि सैलरी तो मिले, इसके अलावा अगर ऊपरी आमदनी भी मिलती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन वंशीधर बहुत ही ईमानदार ढंग के व्यक्ति हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती जाती है। वंशीधर को 5-6 महीना हो चुका है और वो अपने कार्य कुशलता के माध्यम से अपने पूरे डिपार्टमेंट को प्रभावित कर चुके हैं, अपनी ईमानदारी की मिसाल प्रस्तुत कर चुके हैं। फिर कहानी में उस समय के व्यवसायी अलोपीदीन से उनका सामना होता है और जो कि अलोपीदीन एक तरीके से इनको रिश्वत देना चाहते हैं, लेकिन ये मना कर देते हैं। अलोपीदीन को भी बड़ा झटका सा महसूस होता है कि ये कैसा व्यक्ति है। जो लोग उस ज़माने में नमक का डिपार्टमेंट चुनते थे, वो इसलिए चुनते थे कि सैलरी के अतिरिक्त उनको कुछ ऊपरी आमदनी भी मिले, ठीक है। अभी भी बहुत सारे लोग अगर नौकरी में जाते हैं, ऑफिसर वाली नौकरी में जाते हैं, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये भी रहता है। आप लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। और आखिर में जो बंशीधर हैं उनको अलोपीदीन अपने ताकत के बदौलत एक तरीके से सस्पेंड करा देते हैं, वो बर्खास्त हो जाते हैं। लेकिन एक दिन खुद जाते हैं अलोपीदीन और बंशीधर को वहाँ पर अपना मैनेजर बनाना चाहते हैं और उनको गले लगा लेते हैं। इस तरीके से कहानी 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगी। आराम से आप उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। मुख्य रूप से अगर निष्कर्षतः मैं कहूँ, सॉलिड तरीके से नमक का दारोगा कहानी की विषय वस्तु को आप रखें तो ये नमक का दारोगा जो कहानी है प्रेमचंद की एक छोटी सी कहानी है, ठीक है। इसमें रिश्वतखोरी का विरोध वंशीधर द्वारा किया गया है और वंशीधर ने सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा और अपने कर्तव्य निष्ठा के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया कि धन से धर्म बड़ा होता है, यही संसार का सबसे दुर्लभ गुण है। और अंत में ये देखने में आता है, इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचारी व्यक्ति भी अपना मैनेजर ईमानदार तलाशता है और उसको पूरी जिम्मेदारी देता है। तो ये कहानी है। और बाकी अगर वंशीधर के पिता को देखें तो एक जो मध्यम वर्गीय पिता होता है और जो सोचता है कि उसका बेटा ऐसी सर्विस में हो जिसमें कि सैलरी उसकी बचती रहे, अगर ऊपरी आमदनी इत्यादि मिले तो उसको फ़ायदा होगा, वो अपने जीवन में आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पर नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में द्वंद्व भी दिखाई गया कि पिताजी कुछ सोचते हैं, लेकिन कई बार जो पुत्र होते हैं या फिर नई पीढ़ी होती है वो अपने हिसाब से चीज़ों को देखने का प्रयास करता है। वैसा ही बंशीधर ने भी किया है। इसमें एक पात्र और आया है बदलू, और एक जगह इसका एक नदी का भी नाम आया है, जमुना नदी, ठीक है। और आखिर में अलोपीदीन कहते भी हैं कि जैसा आप ये जमुना नदी के आसपास में अपनी ड्यूटी जिस तरीके से निभा रहे थे, वैसे ही मेरी भी फैक्ट्री में जो भी आप मैनेजर के पद पर आए हुए हैं उसी रूफ को अख्तियार कीजिएगा, उसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं। तो ये कहानी है, इसके मूल थीम को आप अच्छे से वहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। और कब प्रस्तुत कर पाएंगे? जब आप कई बार इसका प्रैक्टिस करेंगे और अपने अंदर पूरा इसको अनुभूत करेंगे, सोते जागते उठते बैठते पूरा आप। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जब आप चर्चित विषय का चुनाव करेंगे तो उससे 2 फायदा आपको होगा। एक तो लेखक के बारे में भी आप अच्छे से जानकारी रख सकते हैं और जिस रचना के बारे में तैयारी कर रहे हैं
उसके बारे में भी आप तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए पूछ लिया जाए कि आपके प्रिय लेखक कौन है, तो आप अलग अलग लेखकों के बारे में न पढ़कर एक ही लेखक को पढ़िए और उसकी एक कोई खास रचना को पढ़िए, जिससे कि एक ही समय में आपके 2 टॉपिक तैयार हो जाएं। ऑन द स्पॉट मान लीजिए आपको कहानी प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जाएगा, मान लीजिए बोल दिया जाए कि आपके प्रिय कहानीकार कौन है, तो आप तुरंत प्रेमचंद के बारे में ही बताना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आपके दिमाग में ये चीज़ आए कि कोई नई चीज़ बताई जाए, नए कहानीकार को बताया जाए, और नया करने के चक्कर में आप हो सकता है कि फंसने लगें, इसलिए जो चर्चित विषय है उसी को उठाइए, प्रेमचंद को ही तैयार करके जाइए। और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो सर्विस है आपकी, ये 1-2 महीने के लिए तो आप नियुक्त नहीं होंगे। कम से कम जब आप नियुक्त होंगे तो एज के अनुसार मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मिनिमम 30-32 साल तो सबको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो जो आपका चयन होगा वो 30 साल के लिए हो रहा है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि मेहनत इस प्रकार से आपको करके जाना है कि थोड़ी भी उसमें कसर न रहे। सॉलिड तरीके से आप अपनी बातों को रखेंगे, जिस भी विषय को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक विद्यार्थी ने मुझे फ़ोन करके बताया, उन्होंने बताया कि वो जयशंकर प्रसाद पर तैयार कर रहे हैं। तो जयशंकर प्रसाद हो गए, प्रेमचंद हो गए, अज्ञेय मुक्तिबोध हो गए, इन सब का जो साहित्य है ये काफ़ी विविधतापूर्ण है। आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद नाटककार भी हैं, कहानीकार भी हैं, निबंधकार भी हैं, कवि भी हैं, ठीक है। तो ऐसे में इन कवियों, इन लेखकों को तैयार करते समय आपको हर एंगल से देखना पड़ेगा, जिससे कि क्योंकि जो सदस्य होते हैं अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ होते हैं, तो मान लीजिए उसी में कोई ऐसा बैठा हो जो कि जयशंकर प्रसाद को ही बहुत अच्छे से जानता हो, उसका विशेषज्ञ हो, तो वो अंदर अंदर तक का सवाल पूछ सकता है। तो इसलिए बड़े लेखकों को तैयार कीजिए तो उसका जो आयाम हो वो भी बड़ा हो। ये नहीं कि मान लीजिए जयशंकर प्रसाद की किसी कविता को आप तैयार करके जा रहे हैं तो कविता तक ही सीमित रहेंगे, तो हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। कई एक्सपर्ट जो होते हैं वो आपके विषय से हटकर अलग सवाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि मेरा काम है बताना, आपको सचेत करना है। और कोशिश यही है कि आपके मन में से डर निकल जाए। आपके मनोविकार को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, जो भी मनोविकार हैं जिससे कि आप भयभीत होते रहते हैं। कई बार इंटरव्यू का नाम सुनते ही ऐसे लगता है कि व्यक्ति मशीन की तरह बनने का प्रयास करता है कि वो कैसे बैठेगा, कैसे उठेगा, कहाँ खड़ा होगा तो सही रहेगा, कहाँ खड़ा नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये सारी चीज़ें चलने लगती हैं और हमारा ध्यान लगातार परिणाम पर होता है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। कहानी को थोड़ा सा पढ़ाना एक तरीके से चैलेंजिंग है, क्योंकि कविता का तो हम व्याख्या कर लेते हैं, उसको अच्छे से गा कर भी प्रस्तुत कर सकते हैं। एक विद्यार्थी ने कमेंट्स किया, क्या हमें पढ़ाते समय एक्टिंग भी करना पड़ेगा? तो मुझे लग रहा है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो आपका स्वभाव है उस हिसाब से आप पढ़ाइए। मेन चीज़ यही है कि जब आप अपनी बातों को रखेंगे वहीं से पता चलने लगेगा कि आप विद्यार्थियों के सामने कैसे अपने ज्ञान को रखेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा इसको लेकर ये नहीं है कि एक्ट करके पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव होगा और नॉर्मली खड़े होकर पढ़ाएंगे तो ये माना जाएगा कि आप ये हैं। मुझे याद है कि मैं एक बार राजस्थान विश्वविद्यालय का इंटरव्यू देने गया था, तो वहाँ पर मेरे बगल में एक कैंडिडेट था। उन्होंने कहा कि मैं इंटरव्यू कक्ष में जाऊँगा तो बैठ के अपना उत्तर दूँगा या फिर खड़े होकर दूँगा। तो मैंने कहा कि आपका दिल क्या करता है, दिल क्या कह रहा है? तो उन्होंने कहा कि जब पढ़ाने के लिए कहा जाएगा तो मैं खड़ा होकर पढ़ाऊँगा। और तो मैंने कहा कि बिल्कुल जो आपका दिल कहता है वही करना है, क्योंकि आप देखते होंगे कि जितने भी अच्छे टीचर हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हों चाहे ऑफलाइन हों, वो खड़े होकर ही पढ़ाते हैं और शिक्षक को खड़े होकर ही पढ़ाना चाहिए। जो भी शिक्षक बैठकर पढ़ाता है उससे एक तो निष्क्रियता फैलती है, पीछे के बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं, कोई पीछे के दरवाजे से भाग रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, कोई सो रहा है, कोई शिक्षक का ही
चित्र बना रहा है, बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं। इसलिए जब आप खड़े होकर बातचीत करते हैं तो छात्रों में भी एक सक्रियता रहती है, ऊर्जा रहती है, वो आपको देखते हैं और आपकी जो भी बातें हैं उनको ग्रहण करते हैं। तो आमतौर पर खड़े होकर ही पढ़ाना चाहिए। हाँ, शुरुआत में आप एंट्री करते हैं, बैठने के लिए कहा जाता है और परिचयात्मक आपका इंटरव्यू होता है तो उसमें बैठ सकते हैं। बाकी जब भी पढ़ाने जाएं तो खड़े होकर पढ़ाएं, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं। अगले लेक्चर में जब मैं व्याकरण को लेकर आऊँगा या फिर रस अलंकार किसी टॉपिक पर लेकर आऊँगा तो उसमें भी बताऊँगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा डेमो क्लास था कि अगर आप नमक का दारोगा कहानी को पढ़ाना चाहते हैं तो कैसे पढ़ाएंगे और किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सेम पैटर्न है कविता का ही है कि आपको लेखक को ध्यान में रखना है, कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या रहा है, उसके प्रमुख पात्र क्या रहे हैं, उसकी कथा वस्तु क्या रही है, संवाद योजना क्या है, पात्र योजना क्या है, ठीक है, देश काल वातावरण वो किस परिवेश में लिखी गई है और लिखने का उद्देश्य क्या रहा है। तो सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और प्रेमचंद को भी आपको ध्यान में रखना है कि किस टाइप के ये कथाकार थे और इनके कथा का जो क्षेत्र था वो कितना विस्तृत था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखिए और रख कर अगर आप पढ़ेंगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा और आपको नंबर भी अच्छा मिलेगा। बाकी ईमानदारी को एकदम ध्यान में रखना है, जिसका आंसर आए बताना है, जिसका आंसर नहीं है नहीं बताना है। ईमानदारी से उसको बोल देना है कि इसके बारे में नहीं जानकारी, घुमाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना है। कई बार मुझे लगता है कि जब भी पढ़ाने इत्यादि का मौका मिलता है डेमो क्लास के थ्रू, तो जितना आप तैयार करके जाते हैं हो सकता है कि उतना आपको वहाँ पर बोलने का मौका ही न मिले। जैसे लगेगा कि आप धारा प्रवाह अपनी चीज़ों को रख रहे हैं, अच्छे से अपनी बातों को रख रहे हैं, तो कई बार बोर्ड के सदस्य आपको बुला लेते हैं कि अच्छा है आइए अब बैठिए दूसरी बातें की जाए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद है कि धीरे धीरे आपका इंटरव्यू के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा होगा, मन में भी जो डर है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा होगा। आराम से आप तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। प्रैक्टिस से ही सब कुछ संभव है। तो उम्मीद है कि मेरी बातों को समझ गए होंगे और इसी तरीके से आगे पढ़ते रहेंगे। किसी भी तरीके की चिंता नहीं करनी है। जितने भी विद्यार्थी अभी तक जुड़े हुए हैं सबको, जितनी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सबका टाइम आएगा, टाइम के अनुसार हम आप सभी से मिलते रहेंगे और सफलता तक आपको जो सफलता का द्वार है वहाँ तक छोड़ देंगे। बाकी सारी चीज़ें आप खुद कर लेंगे। तो इन्हीं विश्वासों के साथ मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।